हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा, डेली प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाते रहोगे तो कभी भी आपकी तैयारी गड़बड़ नहीं होगी और 100% आपका सिलेक्शन होगा। वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है, कौन कौन बच्चा देख रहे हैं, नाम सहित मुझे बताना, समझ में आ रहा है कि नहीं ये भी। साथ ही आज की क्लास में हम लोग कौन कौन से सवाल करने वाले हैं, ये सारे वो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद कुछ ये रिविजन करेंगे जो कि मैंने पिछली क्लास में कराया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक कोण के बराबर है। अगर आपसे पूछा गया है कि अपने कोटि पूरक के बराबर कोण ज्ञात करना है तो आपको उस कोण को निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप क्या करोगे, कोटि पूरक यानी कि 90 से को 2 से डिवाइड कर दोगे। 2 से 90 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 45। 90 का आधा जो भी होता है वही कोण अपने कोटि पूरक कोण का बराबर हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण बताओ क्या होगा। अब ये आप सोचो यार, ये कोटि पूरक कोण होता क्या है। मान लीजिए आपके पास दो कोण है, एक कोण आपके पास ए डिग्री है और दूसरा कोण आपके पास बी डिग्री है। अगर मैं दो कोणों को प्लस करता हूं और उन दोनों कोणों को प्लस करने पर आपका मान 90 डिग्री आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों कोण आपस में एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो यहां से आपको समझ में आया कि अगर हमें किसी भी कोण का कोटि पूरक कोण निकालना है तो आपको क्या करना होगा, दिए गए कोण को 90 में से माइनस कर देंगे। यानी कि 90 में से हम 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो 30 का कोटि पूरक कोण आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, 45 डिग्री का संपूरक कोण बताओ। अब ये संपूरक क्या होता है, देखो दो ही कोण ज्यादातर पेपर में पूछता है, कोटि पूरक या फिर संपूरक। संपूरक कोण क्या होता है, अगर आपके पास कोई दो कोण है और दोनों कोणों को मैं आपस में जोड़ता हूं और जोड़ने पर उन दोनों कोणों का मान 180 डिग्री आ जाता है, तो मैं कहूंगा ये ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, संपूरक कोण है। तो यानी कि आपको समझ में आया कि अगर मुझे किसी भी कोण का संपूरक कोण निकालना है तो मुझे उस कोण को 180 में से माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मुझे पूछना है 45 का संपूरक क्या है, तो 180 डिग्री में से मैं 45 को माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे। दूसरी बात, जैसे यहां पर पूछा गया था कि कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है, तो 90 को हमने 2 से भाग किया था क्योंकि कोटि पूरक वो होते हैं जो 90 जिनका योग 90 होता है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो कोण बताओ जो अपने संपूरक कोण का क्या होता है, आधा होता है, अगर ऐसा पूछ लिया तो आप 180 को 2 से भाग कर दोगे तो आपका आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल बताओ। अगर मैदान हमारा आयताकार है तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, ये लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर है। मतलब कि हमें पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी होगी, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5 और 3 अनुपात, यानी कि लंबाई अनुपात चौड़ाई आपको दिया गया है 5:3। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मान लोगे, माना लंबाई बराबर 5x मीटर है और ये जो चौड़ाई है वो 3x मीटर है। जो भी अनुपात है उसके साथ x लगाकर उस लंबाई चौड़ाई को मान लोगे। अब ये होता है आपका आयताकार मैदान, और आयताकार मैदान के जो परिमाप होता है, ये परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो परिमाप है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप आपका 480 मीटर के बराबर इसने दे रखा है। तो यहाँ पर हम लंबाई चौड़ाई के मान रखेंगे। 2 गुना लंबाई है हमारा 5x, चौड़ाई है हमारा 3x बराबर 480। 5 और 3 कितना हो गया 8, तो 2 गुना 8x बराबर 480, 8 दूनी 16x बराबर 480। ठीक है, 16x बराबर 480। तो x बराबर हो जाएगा 480 भाग, जो x के साथ गुणा में होता है ये डिवाइड में चला जाता है, तो 16 तिया 48, x बराबर हो जाएगा हमारा 30। अब जब x का मान आ गया हमारा 30 मीटर, अब हम आसानी से लंबाई निकाल सकते हैं। लंबाई क्या थी हमारी 5x, तो लंबाई बराबर 5 गुणा x का मान है 30, तो 30 पंजे 150, तो लंबाई हमारी हो जाएगी 150 मीटर। अब चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई बराबर है हमारा 3x, तो चौड़ाई हो जाएगी 3 गुणा 30, 30 दिया कितना हो गया आपका 90 मीटर। आपसे पूछा गया था कि इसका क्षेत्रफल बताओ, और क्षेत्रफल बराबर क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 150 और चौड़ाई है 90, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 150 गुणा 90। हल करेंगे, 15 निम्न 135 और 2 जीरो इसके साथ लगाएंगे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 13,500 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आया कि नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, 100% एक सवाल ऐसा पेपर में पूछेगा।
अगला प्रश्न है 60 गुणा 40 गुणा 30 मीटर माप का एक घनाकार गोदाम है। एक इस तरीके से के घन के आकार का एक गोदाम बना हुआ है और इस गोदाम की हमें लंबाई दी गई है 60 मीटर। जब गुणा में लिखा रहता है तो ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है और ये ऊंचाई, और चौड़ाई है हमारे पास 40 मीटर और ऊंचाई है 30 मीटर। इस घनाकार गोदाम के अंदर हमें छोटे से बक्से रखने हैं और इन बक्सों का हमें आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है कितना 0.8 मीटर क्यूब। हमें बताने हैं ये छोटे छोटे से बक्से कितने इसके अंदर आ सकते हैं। तो मैंने कहा था जब किसी बड़ी आकृति के अंदर हम छोटी आकृति को रखना होता है तो इसमें कुल आकृति की संख्या, या फिर यहाँ पर क्या है बक्से हैं तो हम लिखेंगे कुल बक्सों की संख्या बराबर आपको क्या करना होता है, जो आपका बड़ा भाग है, यानी कि जैसे यहाँ गोदाम है तो यहाँ पे लिखेंगे गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन बटे बक्से का आयतन, बक्से का आयतन। गोदाम कैसा है, घनाभकार है और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और बटे में गोदाम का आयतन तो हमें पहले से ही दे दिया कितना 0.8। कभी कभी इसको आयतन में दे देगा, कभी कभी इसकी भी भुजा देगा, तो यहाँ पर हमें उसका भी आयतन निकालना पड़ेगा सूत्र लगाकर। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की वैल्यू रख देते हैं। लंबाई है हमारे पास 60 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर और ऊंचाई है 30 मीटर, भाग 0.8। हल करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और चला जाएगा। हल करेंगे इसको, 8 पंजे आपका हो गया 40। अब ये भाग करेंगे तो 6 पंजे 30 तिया 90, 6 पंजे 30 तिया 90, और बाकी के जो बचे हुए हैं 3 जीरो इसके पीछे लगाएंगे तो इसके अंदर पूरा 90,000 इस तरह के छोटे छोटे बक्से आ सकते हैं। क्लियर बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम बेच रहे हैं, हमारा सेलिंग प्राइस है 150 रुपये। कॉपी पेन उठा लो, यहाँ पर लॉस हुआ है 25% का और हमसे पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, कॉस्ट प्राइस। तो बच्चे कॉस्ट प्राइस बराबर आपका फॉर्मूला होता है, नोट कर लेना, सेलिंग प्राइस जितने का बेचा मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस, अगर लॉस है तो माइनस करेंगे और प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे। तो सेलिंग प्राइस है हमारा 150 गुणा 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस, लॉस कितना है 25 का, तो 100 माइनस 25 आपको हो जाएगा 75। यहाँ से हम हल करेंगे 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 3 से 15 कटेगा, 3 पंजे 15, 0 50 बार, तो आपको हो जाएगा 50 इंटू 4, 50 चौका 200। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ये फॉर्मूला नोट कर लो आप क्रय मूल्य निकालने का, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 माइनस लॉस प्रतिशत। अगर यहाँ पे प्रॉफिट प्रतिशत होता है यानी कि लाभ प्रतिशत होता तो आप 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत लिख देते, बस इतना अंतर होता है हानि और लाभ के सूत्र में। अगला प्रश्न है कितने समय में 6% वार्षिक दर से 900 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही हो जाएगा जितना कि 540 का 8 वर्ष में 5% दर से साधारण ब्याज हो जाता है। तो आपको पता है बच्चे, साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। तो अगर हम पहले इस वाली कंडीशन का देखें कि यहाँ पर साधारण ब्याज क्या हो रहा है, कह रहा है कितने समय में, तो हम मान लेते हैं टी समय में। तो समय ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन कितना है पहले 900, 900 गुणा दर है 6%, समय नहीं निकलना तो समय हमारा टी हो जाएगा बटे में 100। और ये ब्याज बराबर किसके है, इसके मूलधन है कितना 540 गुणा दर है 8% और समय है हमारा 5 और बटे में क्या है हमारा 100। हल करेंगे इसको, 100 से 100 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो समय बराबर 540 गुणा 8 गुणा 5 बटे में आपका देखो ये जो इसके टी के साथ गुणा में इधर आके बटे में चला जाएगा 900 गुणा 6। अब इसको यहाँ से हल करेंगे, 0 से 0 आपका कट गया, 6 निम आपका 54 हो गया, 9 से 90 कट गया 10 बार, 5 से 10 कट गया 2 बार और 2 से 8 कट गया 4 बार। तो फाइनली आपका उत्तर आ जाएगा 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। इन चीज़ों को हमें समझना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। जैसे यहाँ पर तो इसने कहा था साधारण ब्याज उतना ही हो जाएगा जितना कि इसकी दर से है। कभी कभी ये प्रश्न में कह देगा कि इसका साधारण ब्याज इससे दुगना है या दोनों के साधारण ब्याज का योग जो है 30 है। तो जैसा प्रश्न में कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको लगा देंगे। अगला प्रश्न है धारिता नापने की सबसे बड़ी इकाई। धारिता का मतलब होता है जब हम किसी चीज को लीटर में नापते हैं, तो सबसे बड़ी जो इकाई होती है धारिता नापने की वो किलो लीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं, तो इसके लिए पहले आपको एक टेबल बता देता हूँ, ये याद रखना। ये आपका होता है किलो लीटर, फिर होता है आपका हेक्टोलीटर, फिर होता है आपका डेका लीटर,
फिर होता है आपका लीटर, फिर लीटर के बाद होता है आपका डेसीलीटर, फिर सेंटीलीटर और फिर होता है आपका मिलीलीटर। ये यूनिट है। ये यूनिट इस तरफ जो होती है ये बड़ी होती है और इस तरफ यूनिट छोटी होती है। जब बड़े से छोटे की तरफ यूनिट जाती है तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाती है हर एक स्टेप पे, और जब छोटे से बड़ी में जाती है तो भाग हो जाती है हर बार एक स्टेप पर 10 से। पर्सन में कहा 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं, तो लीटर कहाँ पे आपका ये वाला, लीटर कहाँ पे, लीटर है आपका ये वाला और सेंटीलीटर है आपका यहाँ पर। तो लीटर से सेंटीलीटर जाने में हम कितने स्टेप लगेंगे, 1 और 1 2, यानी कि हमें 1 लीटर में 2 बार 10 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 10 दशमलव कितना हो गया 100। तो हम कहेंगे कि 1 लीटर के अंदर 100 सेंटीलीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये पूछ रहा है 1 हेक्टोलीटर में कितने डेका लीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपका हेक्टोलीटर कहाँ है, आपका हेक्टोलीटर ये है, और डेकालीटर आपका कहाँ है, डेकालीटर। हेक्टोलीटर में कितने डेका, ये आपका डेकालीटर है, DAL। तो हेक्टोलीटर से डेकालीटर जाने में सिर्फ एक ही स्टेप चलना पड़ेगा, यानी कि 10 से गुणा पड़नी पड़ेगी। तो 1 हेक्टोलीटर आपका 10 डेकालीटर के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 1 लीटर में कितने हेक्टोलीटर होते हैं, 1 लीटर में। लीटर कहाँ है आपका, पहले आप देखो लीटर कहाँ है, तो आप ध्यान से देखोगे तो लीटर है हमारा यहाँ और हेक्टोलीटर है हमारा यहाँ, यानी कि छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ चल रहा है, और वो कितना 2 बार। तो 2 बार चलने का मतलब हुआ 1 बार चलेंगे तो 10 से भाग करेंगे, फिर 1 बार चलेंगे इधर तो 10 से भाग, यानी कि 1/100 लीटर हो जाता है। लीटर हेक्टोलीटर हो जाता है 1 लीटर में, और 1/100 है तो 2 जीरो है तो ये 0.01 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न आपको कहा गया है निम्नलिखित भिन्न में से कौन इकाई भिन्न है। इकाई भिन्न किसको बोलते हैं, ये आपकी भिन्न होती है जिसमें अंश और हर 2 चीजें होती हैं, उसी को तुम भिन्न कहते हैं। तो ऐसी कोई भी भिन्न जिसका अंश 1 होता है उसको हम इकाई भिन्न कहते हैं। अब देख लो इनमें से अंश 1 किसका है, इनमें से अंश 1 जो है आपका डी वाले का है, तो ये आपकी इकाई भिन्न हो जाएगी। संयुक्त भिन्न किसको कहते हैं, संयुक्त का मतलब होता है उसमें एक तो पूरा पूरा नंबर होता है और कोई एक उसके साथ भिन्न जुड़ी होती है, ऐसी को हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ऐसे रूप में ये वाली भिन्न दी है, तो 2 से 1/2 आपकी संयुक्त भिन्न हो जाएगी। अगला है इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी भिन्न कैसे छांटेंगे, देखो पहले इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं। ये 1/3 है, ये 2/7 है। कैसे पता चलेगा कौन सी बड़ी है, इसकी गुणा इधर करो, इसकी इधर। 7 की गुणा 1 से करेंगे 7 ही कम 7, 3 की गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, यानी कि 1/3 तो बड़ी है और 2/7 छोटी है, तो छोटे वाली को हटा देते हैं क्योंकि बड़ी पूछी है। अब इस 1/3 की तुलना अगली बार करेंगे 4/9 से। 4/9 से हमने तुलना करी, 4/9 से तुलना करने पर 9 ही कम 9 आया, और 3 की गुणा 4 से करी, 3 चौक आपका 12 आया। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमने देखा कि 1/3 छोटी हो गई, 4/9 बड़ी हो गई, तो अब मैं यहाँ पे 4/9 रख लूंगा। अब 4/9 की तुलना किससे करनी रह गई, सिर्फ 7/13 से। अब हम 7/13 से तुलना करेंगे तो 13 चौके आपका 52 आ जाएगा, और 9 सत्ते आपका कितना आएगा 63। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या बनी, देखो इधर 63 बना, इधर 52, यानी कि ये छोटी है ये वाली बड़ी, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी आपकी 7/13। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से अगर मुझे छोटी भिन्न देखनी हो तो मैं जैसे यहाँ पे मैंने बड़ी वाली को हटाया था, यहाँ पे मैं छोटी वाली को हटाता चला जाऊंगा और आपका उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना कि आप लोगों के प्रैक्टिस सेट बनकर तैयार हो गए हैं, और ये प्रैक्टिस सेट जिस बच्चे को भी लेने हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे बहुत ही कम दाम में, और ये 20 प्रैक्टिस सेट का पूरा एक बना लिया हमने, और इसके अंदर आपको टोटल पेपर सेम टू सेम पेपर जैसा ही मिलेगा, जिसके अंदर शुरू में जो आपको 10 खंड रीजनिंग के मिलने वाले हैं, उसके बाद आपको मैथ के दूसरे खंड में आपको मैथ मिलेगा जिसके अंदर आपको 20 सवाल मिलेंगे जैसा कि हूबहू आपके पेपर में आता है। उसके बाद आपका आएगा हिंदी का खंड, हिंदी के उसमें आपको 4 खंड मिलेंगे, 4 अनुच्छेद, जिसको पढ़कर आपको उत्तर देने होंगे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, इस नंबर पर। यहाँ से आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कितने का प्रैक्टिस सेट है और कितने अवेलेबल हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको ऐसे ही अच्छे से तैयारी